हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जुलाई 9, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, मैं यहाँ पे एक एक करके कवर करूँगा। और ये जो हमारा पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, पीपीटी फॉर्म में, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिए हैं। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आप लोग जाके ज्वाइन कर लें। लिंक जो है हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है। अगर मान लीजिए वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप नेक्स्ट वीडियो करके, ठीक है, जो पिछला वीडियो है उसमें जाके आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक अवेलेबल रहता है। ये स्टार्ट लेते हैं हम सबसे पहला। अभी क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, हमारे जवान जो शहीद हो गए हैं, हो रहे हैं ना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है, मेंस में पूछेगा आपसे, ठीक है, कि भारत के सामने जो है आंतरिक चुनौती, ठीक है, क्या है, आंतरिक चुनौती है, चैलेंजेस है, क्या क्या है। आपको वहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाना है और यहाँ पे आंतरिक चुनौती में आपको बात करना है आतंकवाद, ठीक। ये क्या है, इंटरनल भ्रष्टाचार, ये सब क्या है आपका इंटरनल जो है चुनौती है। साथ ही क्या है यहाँ पे, पॉलिसी, जो भी पॉलिसी या योजनाएं बनते हैं उसका सही से लागू नहीं हो पाना। ऐसे ही आपको शॉर्ट फॉर्म मतलब फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको आंसर को यहाँ पे कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और पीटी के हिसाब से जो प्रीलिम में पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर आप याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर जो हमारा यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, यूटी है ये। 370 जो आर्टिकल हटाया गया था, जो स्पेशल राइट देता था जम्मू कश्मीर को, वो खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 35A भी जो है जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ था, ये भी प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। कुल अभी 28 स्टेट है हमारे भारत में और 8 क्या है, यूटी है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने माना नीट यूजी, आपको पता ना मेडिकल वाला जो एग्जाम हुआ था नीट यूजी में, तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर थे उसका जो है पहले से अवेलेबल हो गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मेहनत करते हैं बच्चे, जो दिन रात एक करके अपने प्रयास करते हैं कि उन्हें जो है बेहतर शिक्षा मिल पाए, ठीक है, तो उनको उनको इस तरह का जो है नहीं मिल पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मान लीजिए पर्चा फोड़ हुआ है तो फिर से एग्ज़ाम करवाने के लिए हम आदेश दे देंगे। लेकिन अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया है, जैसे 2-3 दिन लोगों ने किया है, या 2-3 लोग ही जो प्रभावित हुए ना, तो ऐसे में क्या होगा, जो लोग इससे प्रभावित हैं उनको जो है यहाँ पे परीक्षा देने का यहाँ पे फिर से मौका दिया जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होता है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा, आप स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं ना, उसका संख्या बढ़ाने का पावर किसको है, तो ये जो है ना, ये किसको है, संसद को है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जज को अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा आप। और जो नामों का सिफारिश कौन करता है, कॉलेजियम सिस्टम। आपने कॉलेजियम सिस्टम नाम सुना है ना, जिससे कि जजों का कौन जज बनेंगे उसके नामों का सिफारिश किया जाता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अभी टोटल कितना जज है, 34। इसमें 1 है आपके सीजीआई और 33 कौन है, वरिष्ठ जो है सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बात करें हम लोग यहाँ पे, देखिए अभी मणिपुर में जो हिंसा हुआ है, ठीक है, मणिपुर को लेकर आप याद रखिएगा। 2 ट्राइब, कुकी और मैतेई, बोलेगा कि क्वेश्चन पूछा भी गया है, बोलेगा क्या कि कुकी और मैतेई जो ट्राइब है ना, किस राज्य से जुड़े हुए हैं, तो मणिपुर से, ठीक है। मणिपुर में एक नेशनल पार्क है, किम लाओ करके, है ना, जो नदी पे तैरता रहता है, तो उसको भी याद रखिएगा। मणिपुर का किन देशों के साथ जो सीमा साझा होता है, तो मणिपुर जो है ना म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, म्यांमार। और किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो नागालैंड, ठीक है, नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है। मैप आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन मणिपुर को लेकर पूछेगा ही, क्योंकि 2 साल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अभी तक 200 लोगों का जान चला गया है, हजारों लोग घायल हो गए हैं, अभी तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ है। तो ये हैं विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वो यहाँ पे विजिट करने गए हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो भी प्रभावित हैं, जो भी प्रताड़ित हैं, उनका हालचाल लेने गए हैं वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करेंगे यहाँ पे नीति आयोग के बारे में, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन पूछता है नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग कब बना, फ्लो चार्ट बनाइए। नीति आयोग के लिए क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग से आप क्या समझते हैं, ये योजना आयोग से किस प्रकार अलग है, वर्तमान में इसका क्या संरचना है, अपना टिप्पणी करें। तो ऐसा ही नीति आयोग लिखना है। कब बना है, 2015 में, 1 जनवरी। किसके स्थान पे, तो प्लानिंग कमीशन के स्थान पे। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो होते हैं प्रधानमंत्री। ये जो है ना थिंक टैंक के रूप में काम करता है, क्लियर है। तो नीति आयोग के बारे में, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। इसके सीईओ, अभी एग्जाम हुआ था सीडीपीओ का, उसमें पूछ दिया कि सीईओ कौन होते हैं, तो सुब्रमण्यम करके हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
ये सब हम लोग करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे, मैगजीन को भी कवर करेंगे हम लोग। और ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नाम चर्चा में रहेगा मैं वहाँ पे जिक्र कर दूंगा आपका। फिर देखिए यहाँ पे लक्ष्य क्या है, याद रखिए 2047 तक हमें क्या बनना है, डेवलप कंट्री बनना है। ठीक है, और क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2047 में ही क्यों, तो उस समय जो है हमारा आज़ादी का 100 साल हो जाएगा, याद रखेंगे। ये सब फैक्ट याद रखिएगा, मेंस में बहुत काम आता है आपको। फिर देख लीजिए यहाँ पे ये आर्टिकल को पढ़ें, तो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो क्लाइमेट चेंज है ना। तो इससे जो है क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज से, तो एक तो है जल संकट पैदा हो जाएगा, जल संकट। दूसरा क्या होगा, लू की संख्या बढ़ जाएगी, लू लगने का। ठीक है, सर्दियों में गर्मी बढ़ जाएगा, सर्दी में भी आपको क्या लगेगा, गर्मी लगेगा। फिर खाद्य संकट का समस्या हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, तूफान का संख्या बढ़ जाएगा, बारंबारता बढ़ जाएगा। ठीक है, तूफान वगैरह का। तो क्लाइमेट चेंज का यही सब प्रभाव होता है। और इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन पूछता है कि क्लाइमेट चेंज से आप क्या समझते हैं, इसके वर्तमान में क्या प्रभाव है, सरकार से निपटने के लिए क्या प्रयास किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किया गया है। तो आपको पता ही है सरकार जो है पेरिस क्लाइमेट को जो है लागू कर रही है। ठीक है, इंडियन सोलर अलायंस पे काम हो रहा है। फिर और क्या है, और ना अपना नेशनल एक्शन प्लान जिसमें 8 जो हमारा प्रायोरिटी डिसाइड किया गया है तो लागू किया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा को यहाँ पे प्रोत्साहित किया जा रहा है ना। ये सब क्वेश्चन जो है ना यूनिवर्सल टॉपिक है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे, देखिए इस आर्टिकल में इच्छा मृत्यु के बारे में बात हो रहा है। एक यहाँ पे पेशेंट है, ठीक है, तो एक्सीडेंट के कारण जो है वो उसका जो शरीर है, बॉडी है, काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो जिंदा है, बिना बाहरी सपोर्ट का, बिना वेंटिलेटर का, बिना बाहरी उपकरण का। तो इन्होंने कहा कोर्ट से अर्जी लगाया कि हमें इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। ठीक है, क्योंकि मैं किसी काम का नहीं हूँ। कोर्ट ने बोला कि देखिए आप जो है बाहरी सपोर्ट सिस्टम से तो आप जीवित नहीं हैं, आप नॉर्मली या नेचुरली जीवित हैं, ऐसे में आपको जो है इच्छा मृत्यु नहीं दिया जा सकता है। हाँ, अगर आप बाहरी सपोर्ट से रहते, ज़्यादा आपका मेंटेनेंस होता, खर्च लगता, ठीक है, आप इसको वहन करने में सक्षम नहीं होते, तो इस पर आगे विचार किया जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर हाईकोर्ट को लेकर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया आपका हाईकोर्ट को लेकर। हाईकोर्ट में जो जज होते हैं ना, अभी हम लोग देखे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो हाईकोर्ट में जजों की जो संख्या होता है ना, बढ़ाने का पावर किसको है, राष्ट्रपति को है। यहाँ पर भी कॉलेजियम सिस्टम है, जो नाम का सिफारिश होता है वो भी कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही होता है। हाईकोर्ट के बारे में और देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आर्टिकल 226 याद रखिएगा, इसके तहत जो हमारा फंडामेंटल राइट है ना, तो प्रोटेक्ट करता है हाईकोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। क्लियर है, ये तमाम फैक्ट को ध्यान रखना है आपको। फिर ये कोटेशन याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपने पास जो मौजूद जो चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए भी आपके पास जो भी चीज़ है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। ये हम नहीं, ये सुकरात कह रहे हैं। ठीक है, सुकरात। ठीक है, तो कभी अगर ऐसे पेपर में आता है ना, तो इस तरह का कोटेशन याद रखिएगा। जैसे मैं अक्सर क्या करता हूँ, जैसे जब मेंस में देता हूँ तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेकर आता है या फूड सिक्योरिटी को लेकर आता है, तो वहाँ पे गांधी जी का कोटेशन मैं यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, कि गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी पे जितने भी रिसोर्स है ना, वो मनुष्यों के क्या करने के लिए, मनुष्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी है, लेकिन लालच को नहीं। ये सब कोटेशन से क्या होता है कि 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है आपको बाकियों से। क्लियर है, चलिए फिर बात करेंगे यहाँ पे सहकारिता। अपने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो कि अभी कौन है, अमित शाह इसके प्रमुख है ना, मंत्री वही है। तो सहकारिता का कृषि में क्या उपयोग है, देखिए अभी कृषि के सामने क्या क्या चैलेंजेस है। हमारा कृषि जो है ना, गरीबी की चपेट में है, बहुत किसान लोग गरीबी में है, छोटे सीमांत जो है किसान होते हैं यहाँ पे। ठीक है, उनके पास फंड नहीं होता है कि वो आधुनिक जो है जो उपकरण होता है उसको अपना सके। ठीक है, और यहाँ पे फंड का भी कमी है, लोन वगैरह भी जो है नहीं मिल पाता है छोटे किसानों को। 90% जो आपका लघु और सीमांत किसान है, सिंचाई का सुविधा नहीं है। फिर क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा का यहाँ पे फैक्टर है, बारिश का यहाँ पर ढंग से नहीं होना, अच्छे से नहीं होना। ठीक है, और यहाँ पे गरीबी, बेरोजगारी, ये तमाम चुनौती जो है कृषि में ही है। मानसून पे निर्भरता, ये सब क्या है, चुनौती है। इससे निपटने के लिए सहकारिता जो है, सहकारिता एक अहम रोल अदा करेगा। सहकारिता क्या होता है, यहाँ पे अपना ग्रुप बना के जो है काम करता है, ग्रुप बना के। ठीक है, आपस में ही जो है पैसे जमा करते हैं, आपस में लोन देते हैं, फिर रिपेमेंट करते हैं, ऐसे ही करके चलता है सहकारिता। तो आपने पैक्स का नाम सुना होगा, जो गांव लेवल पे काम करता है, पैक्स। ठीक है,
तो लगभग जो है सभी गाँव में अवेलेबल है ये। तो जो सहकारिता जो समिति है ना, वो आपको ऋण ईज़िली अवेलेबल करवा देगा। तो ये दीर्घकालीन ऋण दिलवाएगा, मध्यकालीन ऋण जो है दिलवा सकता है ये आपको, ठीक है? जो गरीब समुदाय है उसको सशक्त करने में, ठीक है? सामाजिक समानता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। क्लियर है? तो ये सब आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे यही चीज़ लगा। उदाहरण के तौर पे आप देखोगे तो जैसे कि अमूल, कहाँ गुजरात का है ना? गुजरात का अमूल, ये भी कोऑपरेटिव से ही चलता है। महाराष्ट्र में आप देखोगे, महाराष्ट्र में चीनी का जो डेवलप किया है वहाँ पे मिल वगैरह, इसी कारण कोऑपरेटिव के कारण, ठीक है? पंजाब में आप देखोगे कि जो अन्न का भंडारण वहाँ पे बना हुआ है, भारत में अन्न का भंडारण, वो भी जो है कोऑपरेटिव का ही उदाहरण है। तो इस सब चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है? साथ ही आपको बता दें कि जो छोटे किसान हैं उनको जो लोन के लिए जो कमर्शियल बैंक में अगर जाते हैं तो उनको लोन नहीं मिल पाता है, ठीक है? क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है ना, बड़े लोन देते हैं और बड़े किसानों को देते हैं, तो छोटे किसान छूट जाते हैं। तो उनके लिए कोऑपरेटिव बहुत जो है एक अच्छा विकल्प हो सकता है। क्लियर है? चलिए, पानी की परतें, कुल मिलाकर जब इस आर्टिकल को मैंने पढ़ा तो ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहा है। यहाँ से पानी का जो लेवल है घटता जा रहा है। सर्दी में भी गर्मी आपको एहसास होगा। फिर सिंचाई के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है? फिर भू स्तर घट रहा है, खाद्य संकट यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो भूजल जो ग्राउंड लेवल जो घट रहा है ना, उसके सुझाव के लिए आप क्या करोगे? सुझाव में आपको यही है कि अभी बरसात आ गया है, तो आप वर्षा का पानी को क्या करोगे? संरक्षण करोगे। साथ ही तालाब को बनाओगे, तालाब को फिर से पुनरुद्धार करोगे, झील का निर्माण करोगे, ठीक है? कोशिश हो कि पानी जो है बेफिजूल बहे नहीं, उसको हम लोग क्या करेंगे? कंजर्व करेंगे। तो अगर हम ये सब चीज़ करते हैं ना, तो हमें पानी की दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आने वाले समय आप देख रहे हैं ना, बहुत जो है भयावह देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर यहाँ पे वही नीट वाला मामला है, जब ये आर्टिकल को पढ़ा, ठीक है? तो ये हमारा पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे सेंड हो जाएगा। जीएस कुटुंबकम करके ही हमारा चैनल है, लिंक अवेलेबल हो जाएगा वीडियो में, ठीक है? तो कुल मिलाकर यहाँ पे है नीट के मामला है कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, अगर पर्चा 4 हुआ है तो आप लोग स्वीकार कीजिए, और अगर ज़्यादा लोग प्रभावित हैं तो फिर से जो है यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है? तो कुल मिलाकर यहाँ पे यही है कि यहाँ पे आखिर ऐसा हुआ क्यों? इतने बड़ा प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, फिर भी पर्चा 4 हो जा रहा है, ये सही नहीं है, ठीक है? इसको लगाम कैसे लगाएँ, इसी को लेकर बात कर रहा है ये आर्टिकल। फिर बात करेंगे यहाँ पे, देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर क्वेश्चन आता है, पीसीएस वगैरह में, मेंस वगैरह में आता है, तो आप वहाँ पे मॉब लिंचिंग के बारे में बताओगे कि ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। हिंसा, हत्या, ठीक है, लूटपाट, ये सब क्या है? अराजकता, ये सब जो है लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। तो आपको बताना है कि अगर जैसे कि यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, तो यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में आप जिक्र करोगे। फिर बात करेंगे कुप्रबंधन को लेकर। देखिए अभी क्या हो रहा है, गर्मी पड़ रहा है तो गर्मी से लोग त्रास हो जा रहे हैं। फिर बोलते हैं कि बारिश आ जाए, बारिश होता है तो पानी जब जम जाता है, इससे लोग फिर वहाँ पर बेचैनी बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर कुप्रबंधन को लेकर देखिए हमें बात किया जा रहा है कि अभी वर्षा हो रहा है तो कुछ दिन के लिए तो ठीक लगेगा, लेकिन जो पानी जो जम जाता है रास्तों वगैरह में, वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कत होता है, जो कि सही नहीं है। ऐसे में क्या होना चाहिए कि प्रशासन को पहले से दुरुस्त रहना चाहिए, ठीक है? कि जल जमाव की समस्या ना हो और पानी जो है अच्छे से निकल पाए। ऐसा जो करने के लिए इच्छा शक्ति का अभाव है, कुल मिलाकर ये आर्टिकल ये बता रहा है। फिर बात करेंगे भारत ईरान के बारे में। देखिए भारत और ईरान के जो संबंध है ना, काफ़ी जो है मधुर है, और यहाँ पे अभी जो इलेक्शन हुआ था तो राष्ट्रपति बने हैं, तो उनके आने से भारत और ईरान के बीच में क्या रिश्ता पे इफेक्ट पड़ेगा? देखिए चाबहार, ये जो प्रोजेक्ट है ना, जो पोर्ट है ना, भारत और ईरान का है। तो क्वेश्चन इससे मेंस में पूछेगा, ये भारत और ईरान के रिश्तों में किस तरह मजबूती प्रदान करेगा? चाबहार प्रोजेक्ट किस देशों के बीच में है? भारत और ईरान में। इससे जो है पाकिस्तान पे जो निर्भरता है हमारा, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए हम लोग जो है मिडिल एशिया में पहुंच पाएंगे, ठीक है? तो बहुत बड़ा ये कदम है। साथ ही आपको क्या बता दें, और इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चाहे कोई भी बने, भारत और जो ईरान का जो रिश्ता है, उसका विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिर देखिए कोरोना महामारी के बारे में इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। अभी भी जो है एससी पेपर या मेंस वगैरह में कोरोना को लेकर प्रश्न पूछ ही रहा है। तो कोरोना का इफेक्ट ये क्या है कि जो कोरोना के समय जो बच्चे जन्म लिए हैं ना, उन पे जो है समस्याएं, स्वास्थ्य के रूप पे, मानसिक तौर पे, और स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक रूप में वहाँ पर बीमारियाँ देखा गया है। मतलब वजन जो है उनका कम हो रहा है। अगर बच्चे का वजन कम है ना, तो आगे आने वाले समय में उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पढ़ लिख नहीं पाएंगे, वो उस चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे,
उनके अंदर स्किल नहीं आ पाएगा। तो ये इसी समस्या के बारे में डील किया गया है। फिर बात करेंगे यहाँ पे जो ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति थे, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, वो हारे क्यों? इसके पीछे कारण बताया गया है कि कोरोना काल में इनका कुप्रबंधन, अच्छा प्रबंधन नहीं था। साथ ही आपको बताया यहाँ पर घोटाले दिन ब दिन देखने को मिला था। हार का कारण अगर देखें तो कुप्रबंधन, ठीक है, कुप्रबंधन। फिर यहाँ पे अगर आप देखते हो घोटाला, ठीक है, इन कारणों से यहाँ पे हारा है वो, मतलब हारे हैं वो। और ब्रेग्जिट, ठीक है, ब्रेग्जिट जो है ना, ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो ब्रेग्जिट जो है ना, ये एक ऐसा पहल है जिसमें कि ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ। अभी यूरोपीय यूनियन में कितना मेंबर है? 27। पहले कितना हुआ करता था? 28। क्लियर है? ये सब चीज़ को याद रखिएगा। फिर बात करेंगे मासिक धर्म। देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर, ये वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके सशक्त करने के लिए कौन कौन सा सरकार ने योजना चलाए रखा है? तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ठीक है। फिर क्या है? प्रसूति जो प्रसूति जो अधिनियम है, उस पर काम किया गया है। फिर यहाँ पे विशाखा गाइडलाइन हो गया है। क्लियर है? और सुकन्या समृद्धि योजना हुआ है ना। और वहाँ पे 1/3 रिजर्वेशन के लिए जो महिला बिल अभी पास किया गया है, जो है ना। तो और मासिक धर्म को लेकर यहाँ पे क्या बन रहा? नीति बन रहा। तो ये सब जो है महिला को सशक्त करने के लिए सरकार का मुहिम है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर रूस और भारत का जो संबंध है ना, मजबूत है, आपको पता ही है। तो 22वां अभी शिखर सम्मेलन हुआ है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री है वहाँ पर विजिट करने गए हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जो मुद्दा उठेगा, अभी आपको पता ही है, रशिया जो यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है ना, तो रशिया ने क्या किया है, 200 जो भारतीयों को अपने सहायक कर्मी के रूप में, सहायक सुरक्षा के रूप में वहाँ पे क्या कर दिया है, तैनात कर दिया है। तो भारत इस मुद्दे को उठा रहा है कि उसकी सुरक्षा का सुनिश्चित करे। फिर बात करेंगे यहाँ पे सार्वजनिक बैंक क्षेत्र की जो बैंक है ना, उनमें विनिवेश को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। एसबीआई ऐसा बोल रहा है। देखिए, विनिवेश क्या होता है? उससे क्वेश्चन पूछता है, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, बोलते हैं ना। जब सरकार अपने कंपनियों को, सरकारी कंपनियों का कुछ हिस्सा बेच देती है, ठीक है, फंड को अर्जित करने के लिए, तो उसी को विनिवेश बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, अभी जो है हमारा पूर्ण बजट आएगा, तो यहाँ पे जो शब्द देखने को मिल रहा है, राजकोषीय घाटा क्या होता है? देखिए, मान लीजिए सरकार का 100 रुपये का इनकम है और 125 रुपये खर्च कर रहा है, तो 25 रुपये का यहाँ पर डेफिसिट हो रहा है। 25 रुपये उधार लेना होगा ना सरकार को, या तो बाहरी लेगा या तो देश में कहीं से लेगा। इसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। अपने खर्चा को पूरा करने के लिए कितना उधार ले रहा है, उसी को राजकोषीय घाटा बोलते हैं। अंतरिम बजट क्या होता है? जैसे भी इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन हुआ था ना, तो पूर्ण बजट आप पेश नहीं कर सकते हो। इसलिए जितना समय के लिए जो बचा हुआ था ना, उतने समय के लिए जो बजट पेश किया गया, उसी को अंतरिम बजट बोलते हैं। फिर देख लीजिए यहाँ पे जीडीपी क्या होता है। जैसे अब मान लीजिए अपना ये प्यारा भारत है ना, प्यारा भारत है अपना, इसके टेरिटरी में, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड एंड सर्विसेज का, उसका जो मार्केट वैल्यू में, मार्केट प्राइस में अगर ऐड कर देंगे ना, तो वही हमारा जीडीपी कहलाएगा। ठीक है, ये सब टर्म जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए यहाँ पे अभी नाटो जो न्यूज़ में आ गया है, नाटो को लेकर ही तो रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। नाटो 1949 में बना था। अभी इसमें 32 मेंबर हैं। नया मेंबर कौन इसमें जो जुड़ा है? स्वीडन। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ रहा है इस पर, स्वीडन जुड़ा है, 32 मेंबर हो गए। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक, ठीक है, NATO, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में बना था, कुल 32 मेंबर है। क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखेंगे। यूक्रेन का राजधानी कहाँ? क्यू, वो भी याद रखेंगे आप, ये भी क्वेश्चन मैचिंग के फॉर्म में पूछ सकता है। फिर हम लोग देखेंगे, देखिए भारत और रूस के बीच में जो है ना, संबंध काफ़ी मधुर है ना। तो याद रखिएगा, हम लोग जो अभी क्रूड ऑयल जो सबसे अधिक खरीद रहे हैं ना, वो रशिया से ही खरीद रहे हैं, ये भी याद रखेंगे आप। तीसरी बार जो हमारे प्रधानमंत्री ने शपथ लिया, तो पहला विदेश यात्रा, मतलब पहली बार जो है फिर वो गए हैं रशिया, गए ना। और ये जो है ओस्ताकीनो टेलीविज़न टावर जो है ना, ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा टावर है, याद रखेंगे आप। इसके बाद बात करेंगे, ये हमारे पीवी सिंधु, ओलंपिक में 2 बार जो है मेडल जीतने वाली पहली महिला है ये, पीवी सिंधु। और एक है शरत कमल, जो कि टेनिस खेलते हैं, ठीक है, ये भी जो है गोल्ड मेडल जीते हैं, मतलब ये भी जो है ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं। तो टेनिस खिलाड़ी जो हैं ये, और ये हमारे पीवी सिंधु, ये दोनों जो है अब पेरिस में जो ओलंपिक हो रहा है ना, उसमें ध्वजा जो है धावक यही होंगे, मतलब ध्वजा पकड़ने वाले यही 2 लोग होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस मिशन के जो प्रमुख कौन है? तो गगन है, गगन नारंग, याद रखिएगा ये भी नाम, ये आपका वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। और ये हमारा जो PDF है, जो PPT है,
ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया जाएगा। लिंक अवेलेबल रहेगा हमारे वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।